हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडियो में। तो आज हमारे पास है एक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। देखिए, एक्चुअली इस टॉपिक को हम काफ़ी समय के बाद मतलब काफ़ी 6 मंथ लेट लेकर आ रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम से पहले इस टॉपिक को देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण, जो केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 है, यानी जो लेटेस्ट वाला है, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जो आपको एग्जाम्स के लिए जानने हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के हमारा नोट्स का कलेक्शन है। जैसे कि मैंने जो भी नोट्स में अपने लिखा हुआ है वो सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाऊंगा और एक एक करके एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। और इसके बाद हम लोग केंद्रीय बजट को भी कवर करेंगे, साथ ही साथ बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, उसके बाद बिहार जो बजट होगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे। यानी ये 4 टॉपिक लगातार हम कवर करने वाले हैं, आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जो कि आपका 2 एग्जाम्स मेनली हम लोग फोकस करेंगे, जैसे कि आपका एक तो आपका पहला हो गया 69th बीपीएससी, और टीचर्स वाला जो एग्जाम है बीपीएससी का वो भी उसमें कवर होगा, और एक हम लोग एसआई को लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो देखिए, इसमें आपका आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कलेक्शन करने वाले हम लोग। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते, हम डायरेक्ट चलते हैं अपने पॉइंट्स पे। सबसे पहले देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। एक होता है बजट और एक होता है आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण का मतलब ये हुआ कि पिछले वर्ष में जितने भी खर्च रहा, किन चीजों पर कितना खर्च किया गया, उसका लेखा जोखा आर्थिक सर्वेक्षण में बताया जाता है कि ये इतना प्रतिशत रहा, ये इतना प्रतिशत रहा, यहाँ पे इतने खर्च हुए, ये सब चीज आपको बताया जाता है। यानी पूरा डेटा को उठा करके आपके सामने रखा जाता है कि पिछले वर्षों में हमने ये काम किया हुआ। और बजट जो होता है वो अनुमान लगा करके उतनी राशि को आवंटित किया जाता है कि हम लोग इस वर्ष में इतने राशि को खर्च करेंगे इन चीजों पर, इतना खर्च इन चीजों पर होगा, ये चीज होता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण में पिछले वर्षों के जो भी चीजें हुई हैं उनका यहाँ पे लेखा जोखा रहता है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गए। अब इसमें हमें क्या क्या चीज देखना है वो हम चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहले यहाँ पे कि आर्थिक समीक्षा या फिर आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। राइट, अब देखिए ये पेश किसके द्वारा किया गया था। तो ये पेश किया गया था 31 जनवरी 2023 को। 31 जनवरी 2023 को पेश किया गया किसके द्वारा, तो आर्थिक सर्वेक्षण जो कि पेश किया था वित्त मंत्री के द्वारा। और वित्त मंत्री वर्तमान में कौन है, तो निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण वर्तमान में वित्त मंत्री है। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो आर्थिक सर्वेक्षण है ये किसके नेतृत्व में तैयार किया गया था, यानी जो ये पूरा डाटा बनाया गया वो किसके देखरेख में बनाया गया, किसके नेतृत्व में बनाया गया, तो नेतृत्व करता थे वी अनंत नागेश्वरन। वी अनंत नागेश्वरन। तो यहां से देखिए दो चीज ध्यान रखना है। पहला पॉइंट जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, ये कब पेश हुआ और साथ में किसके नेतृत्व में पेश हुआ। तो ये 2 पॉइंट सबसे पहले याद रखना है। इसके बाद कि आर्थिक सर्वेक्षण की थीम क्या रही। आर्थिक सर्वेक्षण की थीम क्या रही, मध्यावधि स्थिति, आशावादी तथा विश्वसनीय। ये इस वर्ष का थीम था, यानी इस सर्वेक्षण का थीम रखा गया था। तो यहाँ तक कवर। अब इसके बाद कुछ नोट्स पॉइंट है वो अब देख लीजिए। नोट्स पॉइंट में आपको ये ध्यान रखना है कि भारत का जो आर्थिक बजट है, सॉरी, भारत का जो पहला आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था वो 1950-51 में किया गया था। 1950-51 में किया गया था। 1964 तक आर्थिक समीक्षा यानी आर्थिक सर्वेक्षण आम बजट के साथ ही प्रस्तुत होता था, यानी दोनों को एक ही साथ रखा जाता था, एक ही साथ प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन 1964 के बाद आर्थिक समीक्षा बजट के एक दिन पूर्व ही पेश किया जाने लगा, यानी आर्थिक सर्वेक्षण बजट से एक दिन पहले ही पेश किया जाएगा। ये 1964 के बाद से ये हुआ, स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे 1964 आपको ध्यान में रखना है। अब एक देखिए प्रश्न यहाँ पर ये भी है कि आरबीआई ने वित्त वर्ष 22-23 के दौरान मुद्रास्फीति की जो दर है वो कितना परसेंट रहने का अनुमान लगाया, वो 6.8%। तो आरबीआई के अकॉर्डिंग मुद्रास्फीति का जो दर रहने का अनुमान है वो कितना है, 6.8%। तो बस आपको इसमें इसी तरह के डेटा मिलेंगे जो कि परसेंटेज में, एकड़ में कितने राशि है, वो सब कुछ ध्यान में रखना है। देखिए, इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से प्रश्न बनने की चांसेस है वो कवर करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसको मिस नहीं कर सकते। तो चलिए, अब इसके बाद हमारा आता है अगला पॉइंट। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जिन लोगों को ये नोट्स चाहिए, जिन लोगों को भी ये नोट्स चाहिए, जो हमारा हैंडराइटिंग वाला नोट्स है, पूरा आर्थिक सर्वेक्षण और चारों नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे,
ये आर्थिक सर्वेक्षण, इसके बाद बजट कराएंगे, इसके बाद बिहार बजट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण। तो इन सभी चीज का नोट्स आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिलेगा, एप्लीकेशन में मिलेगा, जो जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से डाउनलोड करेंगे, ऑनलाइन स्टडी जोन प्ले स्टोर से मिल जाएगा, ऑनलाइन स्टडी जोन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप जिस कोर्स को ज्वाइन करना चाहेंगे उस कोर्स को ज्वाइन करिए। उस वीडियो मतलब उस कोर्स में आपको हर नोट्स को प्रोवाइड कराया गया, जितने भी अब तक हमारे सभी स्टडी नोट्स हैं वो आपको एप्लीकेशन पे ही मिलता है। तो इसको भी हम लोग करंट अफेयर्स के सेक्शन में इसको इंक्लूड कर देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी काफी अच्छा ऑफर भी हमने रखा हुआ है, खास करके 69th बीपीएससी पे बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। 69th जो बीपीएससी का कोर्स है ये सिर्फ और सिर्फ आपको 199 के साथ मिल जाएगा, और इसमें आपको हम टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराएंगे, जो स्पेशल खास करके टेक्स्ट बुक से प्रोवाइड कराया गया। तो वो टेक्स्ट बुक आपको यहाँ मतलब वो टेस्ट सीरीज यहीं पे मिल जाएगा आपको, बस 199 में आपको सारी स्टडी नोट्स और उसके बाद पूरा टेस्ट सीरीज इसी में मिल जाएगा। तो बिल्कुल भी देर नहीं करना, 199 में आपको सब कुछ मिल रहा है यार, 1 साल की वैलिडिटी के साथ, तो क्या ही सोचना, जल्दी से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने पॉइंट्स पे। तो इसमें देखिए क्या है कि भारत की जीडीपी में वृद्धि और राजकोषीय घाटा का अनुमान, ये पॉइंट महत्वपूर्ण रहता है। जीडीपी में वृद्धि कितना रहा और राजकोषीय घाटा कितना रहा, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो देखिए 2022-23 का पहला जो अग्रिम अनुमान लगाया गया था वो 7.0% रहने का अनुमान लगाया गया, यानी 2022-23 का जो अनुमान लगाया गया अग्रिम अनुमान वो 7.0, और 21-22 में रहा कितना, 21-22 का अंतिम अनुमान जो था वो 8.7% था, 8.7%। ये चीज ध्यान रहे, सबसे महत्वपूर्ण आपका यही है कि 2021-22 का जो अंतिम अनुमान रहा जीडीपी का वो कितना प्रतिशत, 8.7%। अब यहाँ पे देखिए 22-23 के अनुसार राजकोषीय घाटा कितने रहने का, 6.4 का, जबकि 21-22 का यानी पिछले वर्ष जिसका हम बात कर रहे हैं वो राजकोषीय घाटा कितना, 6.7%। तो ये दोनों राजकोषीय घाटा आपको अच्छे से याद होना चाहिए। देखिए ये याद कैसे होता है, बार बार आप रिपीट करेंगे तब याद होगा, एक बार में देखने से सोचेंगे कि आप याद हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो को देखिए, साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, इसके बाद हम एमसीक्यू भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, ताकि आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। और एक पॉइंट यहाँ पे है कि वित्त वर्ष 23-24 के दौरान भारत का जीडीपी विकास दर 6 से 6.8% रहने का अनुमान है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा तीनों के तीनों। ठीक है, कितना रहा, 22-23 का जो पहला अग्रिम अनुपात रखा गया वो 7% का, 21-22 में अंतिम अनुमान कितना रहा लगाया गया था, मतलब रहा वो 8.7%। राजकोषीय घाटा याद रखिए। अब इसके बाद देखिए अर्थव्यवस्था के जो 3 सेक्टर आते हैं, प्रथम, द्वितीय और थर्ड सेक्टर, फर्स्ट सेक्टर, सेकंड सेक्टर, थर्ड सेक्टर। तो इसमें 22-23 में वृद्धि कितना रहा, तो 22-23 में देखिए कृषि और यानी जो प्राथमिक क्षेत्र है, कृषि और संबंध क्षेत्र, इसमें 3.5%, और अगर हम बात करें 21-22 में कितना वृद्धि था तो 3% का। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र की बात करें औद्योगिक क्षेत्र में तो 4.1%, और अगर 21-22 के पिछले वर्ष की बात करें तो 10.3% था। ठीक है, थर्ड सेक्टर जिसको सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, इसमें 9.1%, और अगर पिछले वर्ष की बात करें तो 8.4% इसमें रहने का अनुमान था। मतलब ये था अनुमान क्या था, पिछले वर्ष की बात है तो ये इतना रहा अंतिम आंकड़ा, और अभी रहने का जो वृद्धि है वो 22-23 में वृद्धि 9.1% का। ठीक है, अब चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं आपको फिर से बता दूं कि जिनको भी पीडीएफ चाहिए वो पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पे कोर्स में ही मिलेगा, तो जिनको भी चाहिए आप जाकर के वहां से ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ यही नहीं, बाकी सारी पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी, सारा नोट्स। अब देखिए हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है, चलो अब थोड़ा सा इसमें बात करते हैं। आर्थिक समीक्षा 22-23 का कुल 12 अध्यायों में बांट करके रखा गया, यानी आर्थिक सर्वेक्षण जो रखा गया ये आपके सामने, ये टोटल 12 अध्यायों में बांट करके रखा गया। तो हम यहाँ पे अलग अलग मतलब आपके सामने नहीं रखेंगे कंफ्यूज करने के लिए, पहला अध्याय में क्या है, दूसरा अध्याय में क्या है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे, तो आपको बस एज इट इसी तरह से याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे नहीं पूछेगा कि ये किस अध्याय में, वो किस अध्याय में, तो सिर्फ और सिर्फ वहां से आपके पॉइंट्स देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि क्रय शक्ति क्षमता यानी PPP के अनुसार भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि अगर बाजार विनिमय दरों से हम देखें तो ये 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गया कि अगर पीपीपी के अनुसार देखा जाए तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है, सॉरी तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है, जबकि बाजार विनिमय अगर हम देखें, बाजार के विनिमय के दरों के अनुसार देखें तो पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ओवरऑल आपको सबसे यही इंपॉर्टेंट है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये ही याद रखना है। अब इसके बाद क्या करें कि अप्रैल से नवंबर 2022 के दौरान सकल कर राजस्व में 15.5% की वार्षिक वृद्धि दी गई है। यानी सकल जो कर राजस्व है इसमें कितने प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है, तो 15.5% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है, राइट। अब यहाँ पे एक पॉइंट और देखिए कि स्वास्थ्य क्षेत्र पर केंद्र एवं राज्य सरकार का अनुमानित जो व्यय बढ़ करके वित्त वर्ष 22-23 में कितने प्रतिशत हो गया है, 2.1%, यानी कि 22-23 में जीडीपी बढ़कर के कितना 2.1% बढ़ा है, वृद्धि हुआ है। किस पर, तो स्वास्थ्य क्षेत्र पर ये ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद अगला स्लाइड में देखिए क्या नेक्स्ट स्लाइड में कह रहा है 4 जनवरी 2023 तक आयुष्मान भारत योजना, ये भी काफी अच्छा पॉइंट करा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत लगभग 22 करोड़ लाभार्थियों का सत्यापन किया गया। कितने करोड़, तो 22 करोड़। आयुष्मान भारत दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, किसी को पता है आयुष्मान दिवस कब मनाते हैं, कमेंट करके बताइए तो जल्दी से। इसमें एक और पॉइंट यहाँ पे देखिए इंक्लूड हमने किया है कि भारत सर्वाधिक जो आयात करता है वो किन देशों से करता है। एक आयात भी होता है, एक निर्यात भी होता है। तो आयात सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं आयात, तो आयात सबसे ज्यादा भारत जो है वो चीन से करता है, सेकेंड रैंक पे यूएई से और थर्ड रैंक पे अमेरिका से, यानी फर्स्ट चाइना, सेकेंड यूएई और थर्ड अमेरिका से करता है। तो ये है भारत का इम्पोर्ट, ठीक है, इम्पोर्ट यानी भारत आयात करता है। अगर हम निर्यात की बात करें तो निर्यात सबसे ज्यादा वो अमेरिका को करता है, अमेरिका को सेकेंड रैंक पे यूएई है, थर्ड रैंक पे नीदरलैंड, फोर्थ रैंक पे जो कि चाइना आता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप यहीं पे देखिए, इतने चीजों को देखिए। इसके बाद वर्ष 2023 से 27 तक 14,500 से अधिक पीएम-श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। कितना, 14,500 से अधिक पीएम-श्री स्कूलों का निर्माण करने की बात यहाँ पे की गई है। इसके बाद असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए कौन सा पोर्टल विकसित किया गया है जिसका सत्यापन आधार से होता है। सब कुछ कब तो आधार से ही सत्यापन किया जाता है, वेरिफिकेशन करना है तो आधार से ही करते हैं। तो ये देखिए असंगठित कामगारों के लिए राष्ट्रीय डाटा जो बेस बनाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया, उसका नाम है ई श्रम पोर्टल, ठीक है, ई श्रम पोर्टल। और आयुष्मान वाला 30 अप्रैल होता है, ये याद रखिएगा, 30 अप्रैल, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए कि भारत ने किस वर्ष तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए नेट जीरो संकल्प जो कि व्यक्त किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा 2070 तक, ठीक है। शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए नेट जीरो का संकल्प कब तक व्यक्त किया है, 2070 तक। इसमें कोई भी ऐसा मतलब कि पॉइंट्स नहीं होगा जिसको आप छोड़ सकेंगे, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सब कुछ को ध्यान रखिए। चलिए इसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं कि भारत ने अब 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधनों से 50% संचयी विद्युत ऊर्जा संस्थापित क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा। 2030 तक 50% संचयी विद्युत ऊर्जा संस्थापित क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। कब तक, 2030 तक। भारत के ई कॉमर्स बाजार के वर्ष 2025 तक साल में कितने प्रतिशत दर की वृद्धि बढ़ने का अनुमान है, 18% की दर से बढ़ने का अनुमान है, यानी 2025 तक, ठीक है। हर साल 18% ई कॉमर्स में 18% प्रति वर्ष बढ़ने का अनुमान लगाया गया। अब यहाँ पे देखिए कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली जिसको हम यहाँ पे कहेंगे LIFE के रूप में जन आंदोलन शुरू किया गया है। लाइफ किससे जुड़ा हुआ है, तो पर्यावरण के जीवन शैली से जुड़ा हुआ है लाइफ आंदोलन, ध्यान रखेंगे। इसके बाद है सावेरन जो ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क है। तो इसके बारे में देखिए, सबसे पहले तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये कब इसकी घोषणा की गई थी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसकी जो घोषणा की गई थी वो बजट 2022-23 में ही किया गया था, ठीक है। अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता कम करने को ध्यान में रखने हेतु ये सावेरन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क को जारी किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वर्ष
2047 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की गई है। कब तक? 2047 तक, ठीक है, 2047 तक। अब अगला पॉइंट क्या है? राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत 61.6 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता जो कि अधिष्ठापित किया जा चुका है। कितना गीगावाट? तो 61.6 गीगावाट सौर ऊर्जा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जलवायु परिवर्तन के लिए कितने उत्कृष्टता केंद्र बनाए गए हैं? जलवायु परिवर्तन के लिए 12 उत्कृष्टता केंद्र को बनाया गया, 12 उत्कृष्टता केंद्र को बनाया गया। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? अगला पॉइंट देखिए, इसमें कि वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। कार्बन स्टॉक, वन और वृक्षों के आवरण का जो कार्बन स्टॉक है लगभग 7204 मिलियन टन, ठीक है, 7204 मिलियन टन है, जिसमें सबसे ज्यादा जो कार्बन स्टॉक देखने को मिलेगा वो अरुणाचल प्रदेश में। सबसे अधिक कार्बन स्टॉक 1024, जो कि हम यहाँ पे कहेंगे, और उसके बाद सेकेंड रैंक पे आपका आता है एमपी 609 मीट्रिक टन, ठीक है। अब एक प्रश्न यहाँ पे है कि वर्ष 2023 का अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें वर्ष जो वर्षगांठ था, मतलब अध्यक्षता की गई थी 75वें अध्यक्षता में। इसमें वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया गया। ये प्रश्न ध्यान रखिएगा, 2023 को किस रूप में? अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की आबादी कितनी है? तो 674। जबकि तेंदुए की बात करें तो तेंदुए को आपको ध्यान रखना है 12,852, तेंदुए की 12,852, और पूरे विश्व में 60% से अधिक हाथियों की आबादी भारत में ही है। यानी सबसे ज्यादा अगर हम देखा जाए 60% से ज्यादा हाथियों की आबादी कहाँ पर है? तो ये आपका भारत में ही देखने को मिलता है। एक पॉइंट यहाँ पे कि भारत में सर्वाधिक निर्यात ऊपर मैंने आपको आयात के बारे में बताया था कि आयात में जो था, इंपोर्ट में कौन था? इंपोर्ट में सबसे ऊपर आता था चीन, उसके बाद यूएई और थर्ड नंबर पे अमेरिका। लेकिन निर्यात में, एक्सपोर्ट में ऐसा नहीं होता है। एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा भारत करता है अमेरिका को, फिर यूएई को, नीदरलैंड को, और चौथे नंबर पे चीन को। तो ये ध्यान रखिएगा, उसमें चीन सबसे पहले था, इसमें चीन आपका 4th नंबर पे था। अगला पॉइंट है कि 23 दिसंबर 2022 को, 23 दिसंबर किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या कह रहा है कि 23 दिसंबर 2022 तक 3.89 करोड़ पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जो कि जारी किया गया। तो किसान क्रेडिट कार्ड की स्टार्टिंग कब की गई थी? 1998 में। ये भी याद रखिएगा, 1998 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में कह रहा है कि 21-22 में जैविक खेती के तहत कितने हेक्टेयर को लाया गया है? तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि 21-22 में जैविक खेती के तहत लाया गया है इतना लाख हेक्टेयर को, 59.1 लाख हेक्टेयर, 59.1 लाख हेक्टेयर को लाया गया जैविक खेती के तहत। अगला पॉइंट है कि सहकार से समृद्धि विजन, सहकार से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए जुलाई 2021 में एक मंत्रालय बनाया गया था, जिसका नाम है सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई थी। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कब की गई? जुलाई 2021 में। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, कब की गई थी? 2021 में, जुलाई 2021 में। पीएम किसान के अंतर्गत कितने करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया गया? 11.3 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया गया। अगला पॉइंट कि भारत का लक्ष्य 2025 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाना है। कितना? 1 ट्रिलियन। कब तक? 2025 तक, राइट। अगला है कि भारत जो है वो विश्व का सेकंड सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता है। जो भारत है वो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा फोन निर्माता मतलब बन चुका है, निर्माता देश बन चुका है। इसके बाद कि भारत विश्व के 60% बाजार हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता भी बन चुका है, सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता भी बन चुका है भारत। कोयले का उत्पादन बढ़कर के 911 मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जबकि ये पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि है? तो 17% की वृद्धि है। पिछले वर्ष की तुलना में 17% की वृद्धि है कोयले के उत्पादन में, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए जो कि लास्ट स्लाइड है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्यों के अनुसरण में और आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार के कौन सा योजना शुरू किया? तो PLI योजना को स्टार्ट किया गया, PLI योजना को स्टार्ट किया गया, ठीक है।
देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी लेना है, अगर डायरेक्ट आपको कांटेक्ट हमसे करना है, तो आपको हमारा ये नंबर आपको हमेशा ध्यान में रखना है, 620172 आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, कॉल करेंगे रिसीव नहीं होगा। आप मैसेज करिए, जो भी प्रॉब्लम हो आप मैसेज पे टाइप कर सकते हैं, व्हाट्सएप आप इस पे कर सकते हैं। इसमें देखिए क्या है नेक्स्ट पॉइंट कि बीमा कंपनियों में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़कर के कितनी हो गई है, 74% कर दी गई है। 49% से बढ़कर के 74% कर दी गई है। अच्छा, बीमा की बात करें यहाँ पे, सॉरी एफडीआई की बात कर रहे हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो एफडीआई में सबसे ज्यादा भारत को निवेश किस देश के प्राप्त हुआ है, तो सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर, ये ध्यान रखिएगा, सिंगापुर से, सिंगापुर इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि नवंबर 2022 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक था। कब? नवंबर 2022 तक। भारत बीमा बाजार दुनिया में 10वां सबसे बड़ा है। भारत जो है वो बीमा बाजार के दुनिया में 10वां सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट पॉइंट की बीत वर्ष 21-22 के दौरान कितना विद्युत का उत्पादन हुआ, तो 17.2 लाख गीगावाट। ठीक है, गीगावाट घंटा विद्युत का उत्पादन हुआ है। कुल विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा किसका रहा, किसने सबसे बड़ा हिस्सा दिया, तो थर्मल पावर जो है वो यहाँ से मिलता है, तापीय विद्युत ऊर्जा इसको कहते हैं, 59.1%। सेकेंड हिस्सा कहाँ से मिला, सबसे सेकेंड दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा अक्षय ऊर्जा 27.5%, और तीसरा जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट से बिजली निकलता है उसको कहा जाता है 11.7%। यानी तीनों को आपको याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट है जो कि लास्ट पॉइंट है कि भारतीय रेलवे विश्व में चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। और अभी हाल ही में आपका पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था बिहार एसएससी सीजीएल मेंस में, जो कि सड़क के लंबाई में कौन सा रैंक है, तो दूसरा रैंक है, ये सभी को पता है। ठीक है, तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को आज का ये क्लास अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। वैसे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एग्जाम्स में ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपका बजट से प्रश्न रहता है, ना कि आर्थिक सर्वेक्षण से। ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा आपको जो काम करना है वो बजट पे करना है। ठीक है, बजट पे करना है। जो हम बजट की वीडियो लाएंगे उसमें जो भी डेटा रहेंगे, जो भी अंक रहेंगे, उसको बारीकी से याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको बजट ध्यान रखना है, उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे वो आप ध्यान रखिए। इसके बाद बिहार बजट हम लाएंगे, बिहार बजट, उसको भी आपको ध्यान रखना है, बिहार बजट। तो ये सब कुछ याद रखना है, राइट। और साथ ही साथ हम लोग बिहार करंट अफेयर्स को भी स्टार्ट करने वाले हैं। बिहार स्पेशल जो करंट अफेयर्स है, बिहार करंट अफेयर्स, इसको भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि अभी आपको बताया गया था, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप फिर हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। एप्लीकेशन पे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, तो आप जा करके 69 कोर्स को सिर्फ और सिर्फ 199 में बाई कर पाएंगे। ठीक है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, आप उसको डाउनलोड करिए, लॉगिन करिए, स्टोर सेक्शन में जाइए, 69 बीपीएससी कोर्स पे जाइए, आप जा करके वहाँ से इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।